हेलो फ्रेंड, भगवाड़े क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा। राज्य की परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र और निर्माण तत्व से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन से संबंधित सीरीज को चलाई जा रही है, जो नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, डीआईटी, डी ट्रिपल एस बी, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, एलटी ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट एवं सेकंड के लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरुआत करते हैं। राज्य की परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र और निर्माण तत्वों से संबंधित। तो पहला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व है तो यह विकास का परिणाम है। अगला प्रश्न है, वर्तमान संदर्भ में राज्य का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया है। मैकियावेली ने राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। अगला है, राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है अरस्तु को। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स या राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया है। पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान नाम देने का श्रेय दिया जाता है अराजकतावादी विचारक विलियम गॉडविन एवं नारीवादी के जनक मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को जाता है। तो याद रखने योग्य बातें हैं महत्वपूर्ण। नोट, अरस्तु राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान, श्रेष्ठ विज्ञान, परम विज्ञान, स्वामी विज्ञान और शिखरस्थ विज्ञान के नाम से जानते हैं या अन्य नाम से बोलते हैं। अगला प्रश्न आएगा, नागरिकता की अवधारणा में गुलामों को बाहर रखा है अरस्तु ने। अरस्तु ने नागरिकता की अवधारणा से गुलामों, बूढ़े, बच्चों और उनमें जो नहीं भाग लेने वाले लोगों को भी रखा है। अगला प्रश्न है, काल के क्रम में राज्य या परिवार के बाद आता है लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु कहता है, काल के क्रम में राज्य, परिवार या व्यक्ति के बाद आता है लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। अगला प्रश्न है, मजिस्ट्रेट, गुलाम, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी तथा राजनीतिक विचारकों में से किसे ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक माना जाता है? स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को। अगला प्रश्न है, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम है राज्य। अगला प्रश्न है, पोलिस का मतलब या अर्थ होता है शहर राज्य या नगर राज्य या सिटी स्टेट। अगला प्रश्न है, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया है। मैकियावेली ने द प्रिंस को लिखा था 1513 में, जबकि जिसका प्रकाशन 1532 में हुआ था। उस समय मैकियावेली की मृत्यु हो चुकी थी। मैकियावेली की मृत्यु 1527 में हुई थी। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है जो एक यूनानी शब्द है। याद रखने योग्य बातें हैं। नोट, पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा के पोलिस या नगर राज्य और पोलिटिया नामक शब्द से बना है। अगला प्रश्न है, नगर राज्य या शहर राज्य का संबंध माना जाता है प्राचीन यूनान या ग्रीस से। अगला प्रश्न है, सभी सामाजिक संस्थाएं राज्य, राष्ट्र, समाज तथा न्याय तंत्र में से शक्तिशाली माना जाता है राज्य को।
राज्य राज्य सभी संस्थाओं में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली संस्था माना जाता है। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान विज्ञान का वह भाग है जो राज्यों के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह पालजेनेट। अगला प्रश्न है यह समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण, राजनीतिक दल, शक्ति, संघर्ष और सहमति। तो ये सभी राजनीति विषय क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। अगला प्रश्न है लोक जीवन, सरकार, राज्य, विधि निर्माण में से राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम का अध्ययन क्षेत्र आता है। लोक जीवन राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है शक्ति का अध्ययन, अंतर, अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल्य प्रधान अध्ययन, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन में से कौन आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। जिसमें मूल्य प्रधान अध्ययन आता है। जो मूल्य प्रधान अध्ययन परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान एक शाखा है समाज विज्ञान की। समाज विज्ञान के अंतर्गत ही राजनीति विज्ञान शामिल होता है, इसलिए समाज विज्ञान की एक शाखा के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान संबंधित है राजनीतिक सत्ता से। अगला प्रश्न है राजनीतिक विकास के संबंध में यह कथन सही है। राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है इल्चमैन, रुडोल्फ लासवेल, गोल्डहैमर में से कौन सा राजनीति शास्त्र राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है। तो यह इल्चमैन राजनीति शास्त्र राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है। अगला प्रश्न है एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक विकास को नापा जाना चाहिए। तो यह देश के राजनीतिक संस्थाओं से नापा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है उत्पत्ति के दृष्टि से मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, दर्शनशास्त्र तथा समाजशास्त्र में से कौन राजनीति से पूर्व का है। तो यह दर्शनशास्त्र राजनीति विज्ञान से पूर्व का विषय रहा है। अगला प्रश्न है पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है। इसे लिया गया है यूनानी ग्रीक भाषा से। अगला प्रश्न है चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टन, हेराल्ड लासवेल में से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक है। तो ये उपरोक्त सभी या ये सभी चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टन, हेराल्ड लासवेल आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक है। याद रखने योग्य बातें हैं परंपरागत दृष्टिकोण। तो इसमें राज्य अध्ययन के रूप में मैकियावेली, ब्लंट, सली, गार्नर, गेटल, गेरिस। सरकार के अध्ययन के रूप में पालजेनेट, लिकॉक, सिले। राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में गिलक्राइस्ट, डिमॉक। राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में हेराल्ड जोसेफ लास्की, हरमन हेलर। अगला प्रश्न है किसने कहा राजनीति शास्त्र राज्य से आरंभ होता है और राज्य के साथ ही अंत होता है। यह कथन गार्नर का है और इसी कथन को अन्य माध्यम से भी पूछा जाता है। राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य के साथ होता है। यह कथन गार्नर का है। अगला प्रश्न है राजनीति शास्त्र को एक शक्ति संस्था के रूप में मानता है जो राज्य के समस्त संबंधों, उत्पत्ति स्थान, महत्व, आर्थिक समस्याओं, वित्तीय पहलू की विवेचन करता है। यह कथन गेरिस का है। गेरिस कहता है राजनीतिक शास्त्रों को एक शक्ति संस्था के रूप में मानता है जो राज्य के समस्त संबंधों, उत्पत्ति, संस्था, महत्व, स्थान, समस्याओं, वित्तीय पहलू की विवेचन करता है। अगला प्रश्न है राजनीतिक शास्त्र राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का राजनीतिक संगठन तथा कार्य संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन करता है। यह कथन गेटेल का है। गेटेल कहता है
राजनीति शास्त्र राज्य के भूत, वर्तमान, भविष्य का राजनीतिक संगठन तथा राज्य के कार्य, संस्था एवं सिद्धांतों का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है राजनीति शास्त्र जिसका संबंध राज्य से आधारभूत परिस्थितियाँ, उसके प्रकृति व विविध स्वरूपों को समझने का प्रयत्न करता है। यह कथन ब्लंट सली का है। अगला कथन है गार्नर ने अपनी किस पुस्तक में राजनीति विज्ञान की प्रकृति विषय क्षेत्र का वर्णन किया है? पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, जिसको वर्णन या जिसको लिखा गया था 1928 में। अगला प्रश्न है किसने कहा राजा को शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए? यह कथन मैकियावेली का है। अगला कथन है राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी? यह लिकोक ने दी। लिकोक की परिभाषा है राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित अध्ययन है। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत से होता है। यह कथन पालजेनेट का है। अगला प्रश्न है राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन के तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित अंकों का, ज्यामिति शास्त्र ऊंचाई का करता है। यह कथन सीले का है। सीले कहता है राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान और ऊंचाई का करता है। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके यंत्र सरकार या साधन से होता है। तो यह कथन डिमोक का है। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा दी है गिलक्राइस्ट ने। गिलक्राइस्ट की परिभाषा है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार के अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्य से संबंधित मनुष्य से है। यह कथन हेराल्ड जोसेफ लास्की का है। अगला प्रश्न राजनीति शास्त्र के सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण व्यक्ति संबंधी मूलभूत पूर्व मान्यताओं से होता है। यह कथन हरमन हेलर का है। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। यह कथन गेटेल का है। गेटेल राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में मानते हैं। यह राजनीति विज्ञान को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है नागरिकता, नागरिक जीवन, नागरिक संस्थाओं आदि का। अगला प्रश्न है राजनीति शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुआ है। अगला प्रश्न राजनीति शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुआ है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुआ है। अगला प्रश्न नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है नागरिकता। राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है और इसका क्या स्वरूप है और आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन गेटेल का है। गेटेल कहता है राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और उसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन गेटेल का है। अगला कथन है राज्य का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। यह कथन डेविड ईस्टन का है। अगला प्रश्न है मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्रणाली है और वह समाज या राज्य के बिना रहता है या तो देवता अथवा पशु है। यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु कहता है मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है और वह जो समाज या राज्य के बिना रहता है या तो देवता है अथवा पशु। अगला प्रश्न है राजतंत्र, पॉलिटी, लोकतंत्र अथवा
अल्पतंत्रवादी में से अरस्तु वरीयता देता है पॉलिटी को, क्योंकि पॉलिटी में अरस्तु ने मध्यम वर्गीय कानून को मान्यता देता है। अगला प्रश्न है प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है अरस्तु को। अरस्तु को प्रथम राजनीति विज्ञान का जनक या पिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप किस विचारक ने प्रदान किया है? यह अरस्तु ने किया है। अगला प्रश्न राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठ विज्ञान की संज्ञा दी है अरस्तु ने। अगला प्रश्न है राज्य के 4 आवश्यक तत्व है भूभाग या क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। अगला प्रश्न है किसने कहा निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो यह सिले कहता है। और राज्य के आवश्यक तत्वों को नहीं मानने वाले विचारक में आते हैं सिले, हॉल, डिग्विट और विलोबी। राज्य के निश्चित भूभाग को आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्ति का समस्त महत्व और उसके संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता को जिसे उपलब्ध है, इसलिए वह राज्य का सदस्य है। यह कथन हीगल का है। हीगल कहता है व्यक्ति का समस्त महत्व और उसके संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थ जो उसे उपलब्ध है, इसलिए वह राज्य का सदस्य है। अगला कथन है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। यह कथन हीगल का है। इसी कथन को अन्य तरीके से पूछा जाता है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है। यह कथन भी हीगल है। इसी कथन को अन्य तरीके से और पूछा जाता है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप शोभा पदयात्रा है। यह कथन हीगल का है। इसी कथन को अन्य तरीके से भी पूछा जाता है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप शोभा पदयात्रा है। यह कथन हीगल का है। अगला प्रश्न है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह कथन भी हीगल का है। अगला प्रश्न है समाज को ईंट, राज्य को सीमेंट कहा है आशीर्वादम ने। अगला प्रश्न है मानवीय संबंध के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह कथन रॉबर्ट डहल का है। रॉबर्ट डहल कहता है मानवीय संबंध के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। अगला प्रश्न है प्रभाव, ज्ञान, धन, सत्ता में से औचित्यपूर्ण शक्ति होती है सत्ता। सत्ता को औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी होता है। अगला प्रश्न है अरस्तु के अनुसार निम्न विचारों ने मैकियावेली को प्रभावित किया है। नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, राज्य मनुष्य समुदाय का संगठन तथा ऐतिहासिक विधि। अगला प्रश्न है अपने युग का शिशु कहा जाता है मैकियावेली को। मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता, किंतु मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा था डनिंग महोदय ने। अगला प्रश्न है रूसो, मैकियावेली, लासवेल, महात्मा गांधी में से राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया है मैकियावेली ने राज्य का सर्वोच्चता का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है शक्ति अवधारणा सर्वप्रथम दी है मैकियावेली ने शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम दिया है। अगला प्रश्न है किसने कहा शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके पालन न करने पर घोर हानियाँ उठानी पड़ती है। यह कथन रॉबर्ट डहल का है। रॉबर्ट डहल कहता है शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियाँ उठानी पड़ती है। रॉबर्ट डहल।
अगला प्रश्न है आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग मैकियावेली ने किया है। अगला प्रश्न है राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया है मैकियावेली ने। अगला प्रश्न है द आर्ट ऑफ वार द फ्रेंच डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली के विचारों को पूर्ण स्पष्ट करती है। ये सभी पुस्तकें मैकियावेली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करते हैं। अगला प्रश्न है मैकियावेली के अनुसार निम्नलिखित कथन सत्य है। राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए तथा राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। अगला प्रश्न है किसने कहा राजनीति नहीं जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। यह कथन है रजनी कोठारी का। रजनी कोठारी कहता है यह राजनीति नहीं जो जातिग्रस्त हो जाती है, जो जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। अगला प्रश्न है आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया है। अगला प्रश्न है अरस्तु की अपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक विचारक है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने अरस्तु की अपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक विचारक है। अगला प्रश्न मैकियावेली अभिजात तंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र में से किसका समर्थन किया है। इनमें से किसी का भी समर्थन मैकियावेली ने नहीं किया है। अरस्तु ने कुछ परिस्थितियों में राजतंत्र और कुछ परिस्थितियों में गणतंत्र का समर्थन करता है। तो जिसमें याद रखने योग्य बातें हैं मैकियावेली यह मानता है कि कोई भी एक प्रकार का समस्त परिस्थितियों में के लिए श्रेष्ठ नहीं समझा जा सकता। कुछ परिस्थितियों में राजतंत्र, कुछ परिस्थितियों में गणतंत्र सबसे अच्छा शासन होगा। अगला प्रश्न है मैकियावेली का यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है। यह कथन है मैकियावेली कहता है व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु उसकी संपत्ति की हानि करने वाले को नहीं भूल सकता है। अगला कथन है मैकियावेली को भी लोगों की संपत्ति लेने या छीनने से मना कर देना चाहिए। ऐसा कौन कहता है मैकियावेली शक्तिशाली राजा को भी लोगों की संपत्ति लेने या छीनने से मना कर देता है या कर दिया था। अगला प्रश्न है किसका मानना है कि संपत्ति का अधिग्रहण कालांतर में विद्रोह का कारण बन जाता है। यह मैकियावेली का मानना है। अगला प्रश्न है प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना किस पुस्तक में की है। रिपब्लिक में प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की है। और अगला प्रश्न है प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। उसने अपने सिद्धांतों को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। जिसमें कुछ सिद्धांत और उनके समर्थक है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हेगल, दुख एवं सुख और दुख गणक बेंथम से संबंधित है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर से संबंधित है। और लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद ये लेनिन से संबंधित है। एक देश में समाजवाद स्टालिन से संबंधित है। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी गई। यह कथन रूसो का है और इसी कथन को अन्य तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो जिसमें रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है, यह रूसो का कथन है। रिपब्लिक को शिक्षा पर उत्कृष्ट कृति की संज्ञा किसने दी? रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर उत्कृष्ट कृति की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है।
यह कथन एडमंड बर्क का है। सही सुमेलित करना है। अभिजात तंत्र पेरेटो से संबंधित है। अनुदारवादी बर्क से संबंधित है। आदर्शवादी सिद्धांत प्लेटो से संबंधित है। और सामाजिक प्रसविता सिद्धांत हाफस्लाग रूसो से संबंधित है। अगला प्रश्न आएगा, प्लेटो ने निम्न विचार का समर्थन किया है। पत्नियों एवं संपत्ति का साम्यवाद का। अगला प्रश्न है, पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है प्लेटो। अगला प्रश्न है, बीवियों के साम्यवाद की वकालत की है प्लेटो ने। अगला प्रश्न, प्लेटो ने साम्यवाद में विश्वास था या विश्वास किया है संपत्ति और बीवियों के। अगला प्रश्न है, प्लेटो के आदर्श राज्य के निम्न विशेषता है। दार्शनिक का शासन, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति, परिवार का साम्यवाद, नर नारी के समान अधिकार। तो नर नारी के समान अधिकार की बात करने वाले पहले विचारक प्लेटो थे, इसलिए प्लेटो को पहला नारीवादी विचारक मानना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में उपयोगितावाद और समाजवाद फासीवाद में किसका बीज नहीं थे? इन सभी का बीज निहित है, उपयोगितावाद और समाजवाद फासीवाद का। अगला प्रश्न है, राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है? यह प्लेटो का कथन है। अगला कथन है, लियो स्ट्रस, बर्लिन, हन्ना अरेंट, कार्ल पापर में से किसने मुक्त समाज के शत्रु घोषित किया है? तो कार्ल पापर ने मुक्त समाज के 3 शत्रु घोषित किया है, जिसमें प्लेटो, हेगल और मार्क्स आते हैं। अगला प्रश्न है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उसको बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन प्लेटो का है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए, जिसमें मैकियावेली का कथन है, व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। अगला कथन है, मिल अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर नियंत्रण व्यक्ति संप्रभु होता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन से संबंधित है। इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। बेंथम से संबंधित है। बेंथम पुष्पिन उतना ही अच्छा जितना कि कविता पढ़ना। अगला प्रश्न है, निम्न कथन का सही सुमेलित कीजिए, जिसमें मिलान करना है। तलवार के बिना संविदा मात्र शब्द है, थॉमस हाब्स कहता है, तलवार के बिना संविदा शब्द मात्र है। व्यक्ति स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, रूसो। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं को झुंड बना सकती है, राज्य नहीं, बोंदा का कथन है। अगला, राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भर की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है। यह मिल का कथन है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है, जिसमें सूची फर्स्ट अवधारणा से संबंधित है, सूची सेकंड ये विचारक से संबंधित है। तो इसमें सिद्धांत है, राज्य का दार्शनिक सिद्धांत बोसांके से संबंधित है। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत केल्सन से संबंधित। दार्शनिक उग्रवाद का सिद्धांत बेंथम। दार्शनिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद, यह मैकियावेली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, ऐसा कौन मानता है? थॉमस हाब्स बोलता है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्य के स्वरूप के बारे में सही कथन है, स्वयं साध्य का एक साधन है। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी विचारक राज्य को मानते हैं स्वयं का साध्य न कि साधन। तो इसमें याद रखने योग्य बातें हैं,
राज्य साधन है, साध्य नहीं। इसके समर्थक है उदारवाद, पूंजीवाद और समझौतावाद। आगे है राज्य साध्य है और साधन नहीं। इसके समर्थक है व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, निरंकुशतावाद, सर्वसत्तावाद, फांसीवाद, तानाशाह, वैज्ञानिक समाजवाद। और राज्य साध्य है तथा व्यक्ति साधन है। इसके समर्थक है सावयवी या जैविक या प्राकृतिक सिद्धांत या आदर्शवादी सिद्धांत। अगला प्रमुख बिंदु है व्यक्ति साध्य है तथा राज्य साधन है। इसके समर्थक है यांत्रिक, कृत्रिम या अप्राकृतिक सिद्धांत, सामाजिक समझौता, उदारवादी तथा पूंजीवादी सिद्धांत के समर्थक। अगला प्रश्न है किसने राज्यों को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? यह हेराल्ड जोसेफ लास्की ने कहा है। हेराल्ड जोसेफ लास्की कहता है राज्यों को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। अगला प्रश्न है राज्य साधन है, साध्य नहीं। यह सिद्धांत उदारवाद का समर्थक उदारवादी समर्थक कहता है राज्य साधन है, साध्य नहीं। अगला प्रश्न है एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। जेलिनेक कहता है एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। तो अगला प्रश्न है जिसको सही सुमेलित करना है, जिसमें कथन है पहली सूची कथन है, दूसरी सूची में विचारक दिया गया है। तो उसमें पहला कथन है मैं राज्य हूँ, यह कहा है लुई 14वें। राज्य व्यक्ति से पहले है, यह कहा है अरस्तु ने। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, हिगल। राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है, यह कहा है प्लेटो ने। अगला प्रश्न है सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले किया है अरस्तु ने। अगला प्रश्न है राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया है अरस्तु ने। उसके बाद में अगला प्रश्न आएगा लोकतंत्र, कुलीन तंत्र तथा निरंकुश तंत्र में से अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है सभी को। लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, निरंकुश तंत्र को अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप में माना है। अगला प्रश्न है अरस्तु ने राज्य और संविधानों का वर्गीकरण किया है शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर। तो राज्य और संविधान का वर्गीकरण अरस्तु ने किस प्रकार से किया है? शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर। अगला प्रश्न है अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व है विकास का परिणाम है। अगला प्रश्न अरस्तु के अनुसार है राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अगला प्रश्न आएगा अरस्तु का राजनीतिक विचार प्रतिपादित करता है प्लेटो में। अगला प्रश्न है अरिस्टोटल के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अगला प्रश्न है आदमी एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु का है। अगला प्रश्न है लुईस मैं ही राज्य हूँ, यह घोषणा किया है लुई 14वें ने। अगला प्रश्न है राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, यह कथन ग्रीन का है। इसी कथन को अन्य माध्यम से पूछा जाता है किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया है ग्रीन ने। अगला कथन है राज शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, यह वाक्य प्रतिनिधित्व करता है आदर्शवादी विचारक ग्रीन का। आदर्शवादी विचार का प्रतिनिधित्व करता है यह वाक्य शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। अगला प्रश्न है राजनीतिक कृतज्ञता या पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सिद्धांत प्रतिपादन किया है टीएच ग्रीन ने। अगला प्रश्न है संकल्पन के शक्ति राज्य का आधार है, यह किसने कहा? टीएच ग्रीन। अगला प्रश्न है शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है, यह भी टीएच ग्रीन ने कहा है। अगला प्रश्न है जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्न के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है, यह कथन मेटलेन का है। मेटलेन का कथन है या परिभाषा दी है राज्य के संबंध में
जिसमें जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्न के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। बकल महोदय कहते हैं, राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई है। तो इसमें राजनीति विज्ञान को मानने वाले समर्थक और राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वाले समर्थक और राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने वाले समर्थक। तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वाले समर्थक में आएगा अरस्तु, बोंदा, हाब्स, जेलिनेक, लॉर्ड ब्राइस, मॉन्टेस्क्यू, लास्की। और राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते बकल, मेटलेन, काम्टे, बर्क। अगला प्रश्न आएगा, यह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य को पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह आरोपण है आदर्शवादी सिद्धांत का। अगला प्रश्न है, उद्यमिता, सुधा, उत्पादन, शौर्य और विवेक में से किस तत्व का प्लेटो अधिक महत्व नहीं दिया उद्यमिता का? तो प्लेटो ने अधिक महत्व किसे दिया है? क्षुधा, उत्पादन, शौर्य और विवेक को। अगला प्रश्न है एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने निर्धारित की है 5040। अगला प्रश्न है, वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन सा कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? श्रम कानून बनाना। अगला प्रश्न है, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है, यह कथन वुड्रो विल्सन का है। वुड्रो विल्सन कहता है राज्य एक नैतिक भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। अगला प्रश्न है, राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय है, यह कथन ब्लंट सली का है। अगला कथन है, राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों और सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है, यह गार्नर का कथन है। गार्नर कहता है राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल, न ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। अगला प्रश्न है, मैकाइवर के अनुसार राज्य को साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, पुस्तकों की व्यवस्था, कानून व्यवस्था का प्रबंध तथा प्राकृतिक संसाधनों का शोषण में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो इसमें है साहित्य एवं कला पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य परिवारों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है, यह उदाहरण का लेखक है अरस्तु का। अगला प्रश्न है, सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक है कौटिल्य। अगला प्रश्न है, स्वामी पुरोहित पूर्व कोश में से प्राचीन भारतीय विचारकों में प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में शामिल नहीं है, पुरोहित को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनु की 7 गुण नीति में शांति, व्यवहार, संश्रय और विग्रह में क्या सम्मिलित नहीं है? तो व्यवहार को सम्मिलित नहीं किया गया है, शांति, संश्रय और विग्रह को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने विदेश के संबंध में संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें संदेह, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और ड्रेदी भाव। और अगला प्रश्न है, कौटिल्य का राज्य की प्रकृति संबंधी सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत कहलाता है। उनके अनुसार राज्य के निम्न 7 अंग है, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश और दंड मित्र। तो ये सप्तांग सिद्धांत में 7 अंगों को भी क्रम से अपने को याद रखना है और इसे क्रम जमाने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने राज्य की रक्षा के लिए 4 प्रकार के साधन बताए, साम, दाम, दंड, भेद। अगला प्रश्न है, राजनीति का उद्गम स्थल माना जाता है प्राचीन यूनान से। अगला प्रश्न है,
राज्य परिवारों तथा गांवों का एक समूह है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तु का है। अगला कथन है राज्य एक परिवार का विस्तार है। ऐसा किसने कहा? अरस्तु। अगला प्रश्न है किसने कहा कि जो राज्य का, यह किसने कहा? जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वह प्लेटो का द्वितीय श्रेष्ठ राज्य है। सेबाइन। सेबाइन का कथन है अरस्तु का आदर्श राज्य वह प्लेटो का द्वितीय श्रेष्ठ राज्य है। अगला प्रश्न है अरस्तु आदर्श राज्य पर नहीं बल्कि राज्य के आदर्शों पर पुस्तक लिखा है। ऐसा कौन कहता है? सेबाइन। सेबाइन कहता है अरस्तु आदर्श राज्य पर ही नहीं बल्कि राज्य के आदर्शों पर पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न है अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महान है। ऐसा कौन कहता है? सीएम फोस्टर। सीएम फोस्टर का मानना है अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महानतम है। अगला प्रश्न है राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह माना है। लास्वेल। अगला प्रश्न है राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। यह कथन हेगल का है। अगला प्रश्न है एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है क्या कहलाता है? कल्याणकारी राज्य। अगला प्रश्न है हाब्स, मिल, बेंथम और ग्रीन में से राज्य के यांत्रिक स्वरूप का अवधारणा का समर्थन नहीं किया है। किसने नहीं किया है? ग्रीन। ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है। अगला प्रश्न है राज्य विधि का शिशु एवं जनक दोनों है। यह कथन किसका है? मैकाइवर। मैकाइवर राज्य को विधि का शिशु और जनक मानता है। अगला प्रश्न है आधुनिक राज्य में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। यह कथन बारकर का है। बारकर कहता है आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण का तात्पर्य है विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। अगला प्रश्न है जीवन का अधिकार, धर्म का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार में से लॉक के सामाजिक समझौते के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है, धार्मिक अधिकार नहीं है। क्या क्या शामिल है इसमें? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को शामिल किया है और धर्म के अधिकार को जॉन लॉक ने शामिल नहीं किया है। अगला प्रश्न है लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राप्त था केवल प्राकृतिक अधिकार। अगला प्रश्न है राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है। यह कथन मैकाइवर का है। मैकाइवर राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान मानता है। अगला प्रश्न है रक्त संबंध समाज को जन्म देता है, कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। यह कथन मैकाइवर का है। मैकाइवर रक्त संबंध समाज को जन्म देता है, कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। अगला प्रश्न है रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। यह कथन भी मैकाइवर का है। अगला प्रश्न है मात्रक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख होता है सबसे बड़ी महिला सदस्य। अगला प्रश्न है राज्य के कार्य की परंपरागत विचारधारा के अनुसार उसे अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की इस धारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। यह लोक कल्याणकार राज्य में माना जा रहा है। लोक कल्याणकार राज्य में अब क्या माना जा रहा है? राज्य के कार्य की परंपरा विचारधारा के अनुसार उसे अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की इस अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त हो गया है। यह समस्त कार्य भी अनिवार्य माने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक राज्य को वर्णित करता है कल्याणकारी राज्य के रूप में। अगला प्रश्न है
भूमि, प्रजातंत्र, जनसंख्या, संप्रभुता में से राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है प्रजातंत्र। तो अनिवार्य तत्व है भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। अगला प्रश्न है सरकार, संप्रभुता, भूभाग, कानून में से राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है कानून। अगला प्रश्न है जनसंख्या, धर्म, भूभाग, संप्रभुता में से राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है धर्म। अगला प्रश्न है राज्य के आवश्यक तत्व है भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। अगला प्रश्न है राजस्थान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में से कौन सा एक राज्य नहीं है राजस्थान। राज्य शब्द किसी देश के लिए लिया जाता है राजनीति विज्ञान में। जो भारत में राज्य जो अलग अलग होते हैं स्टेट के लिए नहीं लिया जाता। तो देश का मतलब राजनीति में क्या होता है भारत। अगला प्रश्न है संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। यह कथन जिनबोंदा का है। जिनबोंदा संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। अगला प्रश्न है सर्वोच्च सत्ता, सेना, खजाना, राजा में से राज्य का मूल तत्व है सर्वसत्ता या संप्रभुता। संप्रभुता को राज्य का आत्मतत्व या प्राण तत्व भी माना जाता है। अगला प्रश्न है राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है सर्वोच्च सत्ता या संप्रभुता। अगला प्रश्न है राज्य सार्वभौमिक, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है संप्रभुता। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, राष्ट्रसंघ तथा बांग्लादेश में से राज्य नहीं है राष्ट्रसंघ। यह राज्य नहीं है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास में संप्रभुता नहीं है। अगला प्रश्न है पेरेटो मैकआइवर ब्राइस चार्ल्स में समाज तथा राज्य में भेद करता है। मैकआइवर समाज तथा राज्य में भेद करता है। याद रखने योग्य बात है मैकआइवर समाज तथा राज्य में भेद करते हुए राज्य के बहुलवादी अवधारणा के समर्थक है। इन्होंने अपनी पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट में समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समुदाय को राज्य के कार्य में सहभागिता बनाने की वकालत की है। अगला प्रश्न है सभी कुछ राज्य में निहित है और राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। राज्य ही सर्वोपरि है यह विशेषता है सर्वाधिकारवादियों का या सर्वाधिकारवाद में ऐसा मिलता है। तो सर्वाधिकारवाद मानते हैं सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। अगला प्रश्न है यह किसने कहा था कि राज्य के बाहर कुछ नहीं, इसके विरुद्ध कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं, सभी कुछ राज्य में निहित है। यह कहता है मुसोलिनी कहाँ के थे इटली के। अगला प्रश्न है सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है राज्य को। अगला प्रश्न है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए परिहार्य है। यह वक्तव्य है आदर्शवादियों का। आदर्शवादियों का मानना है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। अगला प्रश्न है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा तथा राजनीतिक सुरक्षा में से कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है ये सभी। अगला प्रश्न है कार्ल गुन्नार मेडल, लेनिन रूसों में से सॉफ्ट स्टेट या मृदु राज्य के विचार का समर्थक है गुन्नार मेडल। सही सम्मिलित कीजिए। देश और विदेश नीति। भारत की विदेश नीति है मित्रता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। अमेरिका के साम्यवाद का अवरोध। रूस की विदेश नीति है समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयवाद के सिद्धांत के आधार पर मैत्री सहयोग। और चीन की विदेश नीति है सैनिक शक्ति और साम्यवाद। अगला प्रश्न है सामंतशाही इसका प्रबल विशिष्ट है पवित्र रोमन साम्राज्य का। अगला प्रश्न है स्थानीय
कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्व के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना है राज्य कहलाता है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो इसमें पहले में दिया गया है वैज्ञानिक व्यक्तिवाद। ये मानते हैं वैज्ञानिक व्यक्तिवाद मानते हैं राज्य शोषण का यंत्र है। और अगला मानते हैं प्रत्ययवाद, राज्य का तत्व मीमांसा सिद्धांत। अराजकतावाद, राज्य अनावश्यक और अवांछनीय दोनों है। अधिनायकवाद मानते हैं एक व्यक्ति अथवा दल में असीमित शक्ति है। उसके बाद में सही सुमेलित कीजिए। तो जिसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलाना है। दर्शन शास्त्र मन से संबंधित है, राजनीति विज्ञान शक्ति से, अर्थशास्त्र व्यापार से और समाजशास्त्र स्तर विन्यास से संबंधित है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।